बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अखबार में मैंने ख़बर पढ़ी कि अभी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करेगा तो उसे 72 घंटे के अंदर गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कि जो भी मुनासिब दफ़ात होंगी वो लगाई जाएँगी उसको करार वाक़ई सज़ा देने के लिए। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने अपने दोस्त से इसका डिस्कस किया और मैंने उसको बताया कि देखो ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है जिनका भी कोई मसला है वो आपस में घर में डिस्कस कर लें, अगर कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, तो अब वो मौलाना फजल रहमान और इन जैसे लोगों, मरियम नवाज़ की तरह अब ओपनली ऐसी बात करते हुए डरेंगे। तो मुझे कहने लगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अशरफुल मखलूक़ात और अवामुन नास का एक्चुअली मुकाबला है। तो मुझे ज़रा तकलीफ़ हुई, मैंने कहा ये देखो अभी ये तंज़ कर रहा है फ़ौज पे। तो मैंने उससे कहा कि मैं समझता हूँ कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, अशरफुल मखलूक़ात और अवामुन नास। तुम बड़े ही मतलब मैंने कहा एक गैर संजीदा इंसान हो और देखो तुम हम कितने सुकून से सोते हैं, रात को कितने चैन से सोते हैं, अगर हमारी मुसल्लह अफ़वाज सड़कों पर हिफाज़त ना करें तो इंडिया में 2 दिन में खा जाए। तो कि मुझे कहने लगा तब क्या मेरे पे, कहने लगा तुम कितने चव्वल और बेहिस इंसान हो यार, तुम कभी कहता है तुम आराम से और सुकून से सोए हो। तो मुझे थोड़ी-सी शर्मिंदगी हुई, कहता हर तरफ आसेब है, मायूसी का, बेरोज़गारी का, भूख का, खौफ़ का, अल्लाह के अज़ाब आए हुए हैं हमारे मुल्क में और तुम कहते हो कि हम फ़ौज की वजह से सुकून से सोते हैं। बहरहाल मैं उससे बहस में नहीं उलझना चाहता था, लेकिन मैंने उसको ज़रा तसल्ली देने के लिए फिर 1-2 अच्छे फ़ौज के काम बताए, ताकि उसका गम गलत हो ज़रा। तो कहने लगा उसने मेरी बात टोक के कहने लगा कि बस उसने 2-3 बड़ी गंदी-गंदी बातें की, मसाले दिए ऐसी कि जिससे मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मैं आपसे 1-2 शेयर करता हूँ। तो कहने लगा देखो भाई 9/11 के बाद दुनिया किस तरह बदली, पाकिस्तान में हर जगह धमाके हो रहे थे। धमाके मस्जिदों में धमाके, चर्चेज़ में, मदरसों में, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में धमाके, मार्केटों में धमाके, इमाम बारगाहों में धमाके और लोगों के चीथड़े उड़ रहे थे। और कहने लगा कि हज़ारों सिविलियन बेगुनाह और मासूम शहरियों ने अपनी जानें दीं। डमाडोला में मदरसे के बच्चों पर अमेरिका ने हमला किया, तो कितने ही दर्जनों बच्चे शहीद हो गए। लेकिन फिर आगे कहता है कि एक खूबसूरत था जनरल था राहील शरीफ, जब 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में धमाका हुआ, वहाँ पे आर्मी के बच्चे जब शहीद हुए, तो इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जिसमें नवाज़ शरीफ को बिठाया और साथ ही इतना गुस्सा चढ़ा फ़ौज को, क्योंकि अब वो उसका बगौर उसके मुझे पता है वो मनफ़ी बातें करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे वो शेयर करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी जो लोग हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करें, उनको भी ये बात समझ आए। कहने लगा जब आर्मी के बच्चों पे ये बात आई, तो नेशनल एक्शन प्लान बन गया। तो जिसके बाद तमाम लोगों पे छापे पड़ने शुरू हो गए और हर रोज़ गिरफ्तारियाँ होने लगीं। सैकड़ों दहशतगर्द गिरफ्तार होते थे। हालाँकि वो पहले भी थे, सबको पता था एजेंसियों को, उस नेशनल एक्शन प्लान के बाद क्यों गिरफ्तार होने लगे। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन अब मैं कहाँ हारने वाला था, मैंने फिर उसको 1-2 मिसालें दी। तो एक और गंदी मिसाल उसने मुझे ये दी, कहता देखो रेलवे की ज़मीनों पर कब्ज़ा माफ़िया, अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्ज़ा, स्कूलों की ज़मीनों पर कब्ज़ा माफ़िया, हॉस्पिटल्स, मैदानों की ज़मीन पर कब्ज़ा माफ़िया। कहता इतना बड़ा माफ़िया अरबों-खरबों की ज़मीन पे बैठा हुआ है, लेकिन जब मलिक रियाज़ और फ़ौज ने एक जॉइंट वेंचर किया डीएचए में, तो मलिक रियाज़ जो हैं वो वहाँ चले गए, बेरिटम के चेयरमैन कराची में काम करने चले गए, तो फ़ौज को गुस्सा आया। कहता सारे पाकिस्तान में कब्ज़ा हुआ है, लेकिन फ़ौज को उस टाइम गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी मुसल्लह फ़ौज को उस पे गुस्सा आया कि ये शहीदों की और बेवाओं की जो प्रॉपर्टी थी, उसको कंप्लीट करने से पहले इंस्टॉलमेंट लेके कराची में काम करने क्यों चला गया मलिक रियाज़ और उससे अरबों रुपए वापस लिया मलिक रियाज़ से। कहने लगा फ़ौज को जब अपने पे बात आती है तो गुस्सा चढ़ता है। और कहने लगा मैंने तुम्हें कहा नहीं है कि अशरफुल मखलूक़ात और ये जो है अवामुन नास का मुकाबला है। मैंने फ़ौज के हक़ में काफ़ी दलीलें दी, उसको समझाया मैंने कि ऐसा नहीं है, बड़े लोग जो हैं अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, फ़ौजी दिन रात अपनी जानें कुर्बान करते हैं। एक कप्तान अगर शहीद होता है तो उसके पास सिर्फ़ 2 जोड़े वर्दी के, 1 जूता और एक पुराना ट्रंक होता है। तुम उन तस्वीर को देखा करो तो तुम्हारे आँसू आ जाएँ। लेकिन बहरहाल मैं समझ गया कि उसको जो है मेरी बात नागवार गुज़र रही है।
میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو بھی ہماری فوج کے خلاف بولتا ہے وہ بیرون ممالک ایجنسیوں سے اور یہود و نصارہ سے جو ہے وہ پیسے لیتا ہے تو پھر بکواس کرتا ہے۔ مجھے کنفرم ہو گیا ہے کہ تم جو ہو وہ بالکل یہودیوں کے ایجنٹ ہو۔ تو مجھے بس آخری بات اس نے کہی، کہنے لگا دیکھو ہم لوگ جو ہیں عوام الناس ہیں، ہماری طرف بھی دیکھیں مسلح افواج، یہ جتنی مہنگائی ہے، جتنے بجلی پانی گیس آٹا چینی مہنگی ہو گئی ہے، ہمارے بھی پیٹ ہیں، ہمارے ساتھ بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بیاں بیوی اور ماں باپ ہیں، ہمارا بھی خاندان ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے۔ پھر کہنے لگا ہمارے جسموں میں بھی جان ہے، ہمارے ابھی درد ہوتی ہے اگر ہمیں تکلیف ہو تو، اور ساتھ ہی کہنے لگا ہم بنی نوع انسان جو ہیں ہمارے سینے پہ بھی فوج کا بھی ہاتھ رکھ کے دیکھے تو اسے بھی وہاں سے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔ بہرحال میں تو اس سے بحث میں نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے اس کو بس صرف یہی کہا کہ تم پکے کنفرم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، اگر تم یہودیوں کے ایجنٹ کو برا سمجھتے ہو تو کم سے کم تمہیں پھر قادیانیوں نے لانچ کیا ہے۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔